नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है स्पेस लॉ, यानी कि जो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में उसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं, क्या ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत सभी देश में उसको फॉलो करना पड़ता है, हर देश फॉलो करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि चंद्रयान-3 सक्सेसफुल परीक्षण आप लोगों ने देखा कि चाँद पे उतर चुका है चंद्रयान-3, और जिसका लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। तो मुझे याद आया क्यों ना कि खुशी मना रहे हैं तो चलिए आपने वैज्ञानिकों के जो सक्सेस को आप लोगों ने देखा, उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो स्पेस लॉ यानी कि जो आप अंतरिक्ष कानून होता है वो क्या है, क्या प्रावधान है, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजेबल होने वाली है। पृथ्वी के रहस्यों की जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो बहुत दूर दूर तक पहुंच चुके हैं, और आज भी कम से कम 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। या ज़रूरी नहीं कि जहां पृथ्वी पर इंसान तो पाए जाते हैं, जैसे जहां जहां इंसान की पहुंच बढ़ती जाती है वहां वहां एक कानून की ज़रूरत पड़ती है। अधिकांश अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों में देशों के नाम से ही चलाया जाता है, देश ही चलाते हैं, उनका संचालन देश करता है, उनका संचालन उनके देश के सरकार द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक कोई पूंजीपति या कर सके। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में भी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, अमेरिकी सरकार का ही हिस्सा है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि चांद पर बसना या फिर कॉलोनी इत्यादि निर्माण करना कोई सरल कार्य है और कोई भी देश वहां जाकर अपना कब्जा कर सकता है, किंतु यह सही नहीं है। इससे संबंधित नियम और प्रावधान दुनिया में उपलब्ध हैं और उन्हीं नियमों और प्रावधानों के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों को किया जाता है। सभी देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित संहिताबद्ध कानून नहीं है। इस प्रकार भारत में भी अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कोई भी संहिताबद्ध कानून नहीं है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनेक समझौते किए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान से संबंधित कानून का निर्माण करते हैं। भारत उन समझौता संधि हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक है और भारत पर भी वह कानून लागू होता है। अंतरिक्ष कानून की उत्पत्ति 1919 में हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रत्येक देश के उनके क्षेत्र से सीधे ऊपर के हवाई क्षेत्रों पर संप्रभुता को मान्यता देता है। जैसे बाद में 1944 में शिकागो कन्वेंशन में मजबूत किया गया। शीत युद्ध के दौरान घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ परिषद द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के आधिकारिक निर्माण को प्रेरित किया। सोवियत संघ द्वारा 1957 में दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के परीक्षण में सीधे संयुक्त राज्य कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना आवश्यक था। इस युग के दौरान जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून पारंपरिक एरोस्पेस कानून के स्वतंत्र क्षेत्र में बन गया। वैज्ञानिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केवल और केवल मानव जाति का हित और उत्थान और एवं कई भी ऐसे देश अनुसंधान का उपयोग उक्त संधि के प्रावधानों के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते। उक्त प्रावधानों में यह भी शामिल है कि किसी भी खगोलीय पिंड पर किसी भी देश का कोई भी कब्जा इत्यादि नहीं होगा। केवल खगोलीय पिंड ही नहीं अपितु पृथ्वी की सतह पर काफ़ी ऊपर स्पेस में भी किसी प्रकार का कोई कब्जा किसी देश का नहीं होगा, फिर किसी संस्था या व्यक्ति का भी क्यों ना हो। अब तक हुई ऐसे बहुत से सारी संधियां हैं, बहुत से सारे ऐसे सम्मेलन हुए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी। वाह अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष संधि 1967, बचाव समझौता 1967, दायित्व कन्वेंशन 1972, पंजीकरण कन्वेंशन 1974, चंद्रमा संधि 1979, वह अंतर्राष्ट्रीय संधि
आउट स्पेस ट्रीटी। उन सभी समझौते विश्व के भिन्न भिन्न देशों के बीच हुए। इन सभी संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संधि वह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ से सैन्य उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव को तेज कर दिया। 17 अक्टूबर 1963 को संयुक्त राज्य सभा ने सर्वसम्मत से सामूहिक विनाश के हथियारों को इंट्रोडक्शन पर रोक लगाने वाला एक प्रस्ताव अपनाया। वह अंतर्राष्ट्रीय में बाहरी अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाली हथियार नियंत्रण संधि के विभिन्न प्रस्ताव पर दिसंबर 1966 में एक महासभा सत्र के दौरान बहस हुई। वह अंतरिक्ष संधि के प्रमुख प्रावधानों में अंतरिक्ष में परमाणु हथियार व प्रतिबंध लाना शामिल है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा व अन्य सभी खगोलीय पिंडों के उपयोग को सीमित करना या स्थापित करने का सभी देशों उन स्थान पर स्वतंत्र रूप से अन्वेषण और उपयोग किया जाएगा और किसी भी देश को बाहरी अंतरिक्ष या किसी खगोलीय पिंड पर संप्रभुता का दावा करने से रोकता है। यह सैन्य अड्डे स्थापित करने, हथियारों का प्रशिक्षण करने और आकाशीय पिंडों पर सैन्य युद्धाभ्यास करने से मना करता है। यह संधि स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष में सभी सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, न ही सैन्य अंतरिक्ष बलों की स्थापना या अंतरिक्ष में पारंपरिक हथियारों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। वह अंतरिक्ष संधि ने 4 अतिरिक्त समझौतों को जन्म दिया। चंद्रमा पर गतिविधियों के लिए नियम, अंतरिक्ष यान से होने वाली क्षति के दायित्व, गिरे हुए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी और अंतरिक्ष वाहनों का पंजीकरण। इसी के साथ वर्ष 1967 में बचाव समझौता अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव से संबंधित किसी भी स्पेस एजेंसी की यह जिम्मेदारी होती है कि अंतरिक्ष में किए गए किसी भी यात्रा की सुरक्षा करे और आने पर उसे राहत पहुंचाए और आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू भी करे, क्योंकि इस संधि में ऐसा माना गया कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया कोई भी मानव जात का दूत है। 1967 में अंतरिक्ष संधि के विभिन्न अनुच्छेद हैं, जो उन उक्त अनुच्छेदों में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे। वह अंतरिक्ष की अनुच्छेद 1 में वह अंतरिक्ष की खोज और उपयोग सभी देशों के लिए लाभ और हितों के लिए किया जाएगा और यह सभी मानव जात का प्रांत है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है बाहरी स्थान सभी राज्यों द्वारा अन्वेषण और उपयोग के लिए निःशुल्क होगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया वह अंतरिक्ष संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे के माध्यम से किसी भी अन्य माध्यम से राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है राज्य परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार कक्ष में या आकाशीय पिंड पर नहीं रखेगा या उन्हें किसी अन्य तरीके से बाहरी अंतरिक्ष में तैनात नहीं करेगा। अनुच्छेद 6 चंद्रमा व अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण करने, सैन्य युद्धाभ्यास करने या सैन्य अड्डों या प्रतिष्ठानों या किलेबंदी स्थापना करने के लिए उनका उपयोग पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 7 अंतरिक्ष यात्रियों को मानव जात का दूत माना जाएगा। अनुच्छेद अगर हम 8 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए जाएं। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं, राज्य अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा और राज्य को अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के हानिकारक प्रदूषण से बचाना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी ये वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया और आप लोगों को थोड़ा स्पेस कानून के बारे में बताने की कोशिश किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।